विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, और भारतीय इतिहास में आज हमने करना प्रथम विश्व युद्ध 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक, उसके बाद हम करेंगे कामागाटा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू प्रकरण। साथ में बताऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, कहां से बनते हैं, क्या बने हैं। एक बार तो खाली इतना ही बना कि प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति को शुरू हुआ। आंसर 4 अगस्त 2014 में, सॉरी 1914, 4 अगस्त 1914। प्रथम विश्व युद्ध के विस्फोट से यूरोप से महाशक्तियों के दो गुट बन गए। प्रथम विश्व युद्ध 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। 4 अगस्त 1914, इस डेट को याद करना, यहां से क्वेश्चन बन चुका है। को शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ जर्मनी, अब फिर यह याद करना है आपने, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और टर्की। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और टर्की थे। दूसरी तरफ फ्रांस, रूस और इंग्लैंड थे। फ्रांस, रूस और युद्ध का कारण क्या था? वही जर्मनी फ्रांस की दुश्मनी, वही जो क्षेत्र थे कौन से भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे ज्यादा जो नजर थी वो कोयला क्षेत्रों पर थी। किस पर थी? फ्रांस में भी थे कुछ ऐसे क्षेत्र, जर्मनी में भी थे कुछ ऐसे क्षेत्र, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, होता है ना कब्जा करने का, तो वहीं से शुरू हो गया। फिर जर्मनी की बड़ी हार हुई। फिर जर्मनी जब हार गया तो क्या बोलते हैं, जर्मनी का विभाजन भी कर दिया गया, कुछ ऐसा हुआ था। हाँ, जर्मनी हार गया, लेकिन जर्मनी के लोगों के अंदर वो शर्म रही भाई बहुत समय तक। क्या रही कि यार हम हार गए। किससे हार गए? कि फ्रांस से हार गए। किससे हार गए? कि फ्रांस से। दिन रात सोते उठते जागते। फिर एक आदमी आया वहाँ, जो कि कभी सिपाही था, बाद में वो क्या बना, चांसलर बना, जिसका नाम था हिटलर। उसने कहा मैं लूंगा बदला, और पूरा जर्मनी उसके साथ क्या, मतलब ये कमाल की बात है, उसकी लीडरशिप ऐसी थी कि एक आवाज पर वो जैसा बोलता था वैसा ही किया जर्मन लोगों ने। और फिर उसने द्वितीय विश्व युद्ध में झोंका किसको? पूरे यूरोप को। ठीक है, तो कहीं नुकसान हुआ, कहीं फायदा हुआ। मैंने कहा आपको बताया, यूरोप में तो नुकसान हुआ, अमेरिका पनप गया यूएस से। जब युद्ध हो रहे थे तो अमेरिका क्या कर रहा था? सप्लाई कर रहा था। क्या चाहिए भाई? जूते चाहिए। क्या चाहिए? बर्फ में लड़ने वाले जो, क्या चाहिए? इस तरह के लंच बॉक्स चाहिए जो कई दिनों तक क्या हो सके। क्या चाहिए भाई? कपड़े धोने हैं, डिटर्जेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सारी चीज़ों की सप्लाई किसने की? यूएसए ने की। तो यूएसए क्या हो गया? रिच हो गया, है ना। कहा जाता है कि यूरोप का सारा सोना कहाँ चला गया था? तो कौन कौन थे भाई? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया, इटली और टर्की एक तरफ थे, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड दूसरी तरफ थे। और मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग जो थी वो अंग्रेजों के पक्ष में थी। भाई इंग्लैंड मतलब अंग्रेज, है ना। इंग्लैंड का शासन भारत में था, मुस्लिम लीग उनके साथ थी। लेकिन इंग्लैंड किससे लड़ रहा था? टर्की से भी तो लड़ रहा था। लेकिन उसने यहाँ के मुस्लिमों को बोला था कि हम टर्की के साथ गलत नहीं होने देंगे। और बाद में क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 1918 में, तो टर्की का विभाजन कर दिया गया। टर्की के राजा को अपदस्थ कर दिया। टर्की के राजा को खलीफा मानते थे वो लोग, मुस्लिम लोग, है ना। तो पूरे विश्व में जो उसके विरुद्ध आंदोलन चला, टर्की के खलीफा को अपदस्थ करने का या टर्की को विभाजन करने का जो आंदोलन चला, वो भारत में बड़े स्तर पर चला, जिसको खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन। समझ में आया? प्रथम विश्व युद्ध का समर्थन तत्कालीन भारत की राजनीतिक पार्टियों ने किया, जैसे कांग्रेस ने किया, मुस्लिम लीग ने किया, मॉडरेट ने किया, नेशनलिस्ट राजे रजवाड़े, इन सब ने किया। ठीक है। उदारवादी भारतीय नेताओं ने इस आशा में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान और ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन किया कि उनके सहयोग के बदले में उनकी स्वराज या स्वशासन की मांग को पूरा कर दिया जाए। ये लोग सब साथ क्यों दे रहे थे इंग्लैंड का? सिर्फ इसलिए कि हम अभी इनका साथ देते हैं ब्रिटेन का, ब्रिटेन अभी क्या है, दिक्कत में है, और ये बाद में हमें क्या देंगे? स्वराज और स्वशासन देंगे। क्या देंगे? महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा जाता है। हालांकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए, लेकिन महात्मा गांधी भारतीय लड़कों को प्रेरित कर रहे थे कि इंग्लैंड की तरफ से क्या करो, आप भर्ती हो जाओ सेना में, लड़ाई लड़ो, है ना। हुए, भर्ती हुए, उत्तराखंड से भी हुए। विक्टोरिया क्रॉस कौन? गबर सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी, 2 विक्टोरिया क्रॉस मिले उत्तराखंड को, है ना। सब लड़के हुए उस जमाने में। कितने? 16.5 साल के। कितने भाई? 16.5, 17.5, 18.5, 19.5 साल के लड़के क्या हुए? गांधी जी को बोला गया रिक्रूटिंग सार्जेंट। अब गांधी जी को भी ये था कि क्या क्या देंगे?
स्वराज देंगे, स्वशासन देंगे, है ना। क्या दिया अंग्रेजों ने, बताओ। भले ही गांधी जी का जन्म आप बोलते हो कि 2 अक्टूबर को हुआ, लेकिन गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को नहीं हुआ, जिस गांधी को हम जानते हैं। अंग्रेजों ने हमें क्या दिया, रॉलेट एक्ट दिया, नो अपील, नो वकील, नो दलील वाला कानून दिया। अंग्रेजों ने हमें क्या दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया। तब हुआ गांधी का जन्म। क्या हुआ, अरे भाई तब क्या हुआ, जिस गांधी जी को हम जानते हैं उनका जन्म वहां पर हुआ। गांधी 3 बार पैदा हुए धरती पर। एक बार अपने माता के गर्भ से, दूसरा तब जब ट्रेन से धक्का दिया गया साउथ अफ्रीका में, और तीसरे तब जब यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्या हुआ, तो नीतियां चेंज दिखती हैं। पहले गांधी जी क्या थे, राजभक्त थे, बाद में राजद्रोही के रूप में दिखते हैं हमें। राजद्रोह कैसे, पहले बोलते हैं रिक्रूटिंग सार्जेंट गांधी जी को, भर्ती हो जाओ भाई, साथ दो इनका, ठीक है, सहयोग करो इनका, और बाद में क्या करते हैं, असहयोग। उनका जो बड़ा आंदोलन है वो क्या है, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। राष्ट्रवादी नेता तिलक और गांधी जी ने युद्ध के दिनों में सरकार की सहायता हेतु धन और सेना के लिए सिपाही की व्यवस्था हेतु गांव गांव का दौरा किया। तिलक भी थे उसमें, गांधी जी भी थे, गांव गांव का दौरा किया। क्या बोला, भर्ती हो जाओ भाई, राशन वासन जुटाओ, धन वन जुटाओ, किसके लिए, युद्ध के लिए। लॉर्ड हार्डिंग जो कि वाइस रॉय थे, की बुद्धिमत्ता एवं सहानुभूति रवैये के कारण प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को भारत का पूर्ण समर्थन मिला। क्यों मिला, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग बुद्धिमान था, उसने बरगला दिया था यहाँ के लोगों को, हाँ जी हम क्या देंगे आपको। जैसे हर इलेक्शन में आपको बरगलाया जाता है ना कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, तो वैसे ही लॉर्ड हार्डिंग ने भी क्या किया, सहानुभूतिपूर्ण रवैया था किसका, लॉर्ड हार्डिंग का। चलो, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा टर्की यानी मुस्लिम देश था ये, के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से मुस्लिम लीग का सरकार के प्रति मोह भंग हो गया। क्या हो गया, मोह भंग हो गया। मुस्लिम लीग कांग्रेसी नेताओं के अधिक नजदीक आने का प्रयास करने लगी। किसके, कांग्रेस नेताओं के अधिक नजदीक आने का प्रयास करने लगी। हकीम अजमल खां, ये नाम याद कर लीजिए, हकीम अजमल खां, मोहम्मद अली, हसन इमाम जैसे अहरार आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं ने मुसलमानों को अब सरकार की चाटुकारिता बंद करने को कहा और आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लें। किसमें लें, कहा तो मुस्लिम लीग का गठन कांग्रेस की नीतियों का विरोध करने के लिए हुआ था, और जब फिर खुद आफत आई, आफत क्या आई, वैसे आफत तो टर्की में आई, कहाँ आई, पर समस्या पैदा यहाँ हुई, परेशानी की कहाँ हुई, यहाँ हुई। और किन कारणों से हुई, धार्मिक कारणों से हुई। सिर्फ इसलिए हुई कि जो धर्मगुरु था, खलीफा, वो कहाँ का था, टर्की का राजा था। समझ में आ गया। चलो, कामागाटा मारू प्रकरण, एक और प्रकरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1914 में हुआ। कामागाटा मारू क्या है, कभी कभी तो इतने ही क्वेश्चन पूछता है, एक जहाज का नाम है, क्या है, पानी के जहाज का नाम है। फिर बड़ा डीप क्वेश्चन ये पूछा कि भाई कौन था वो व्यक्ति जिसने उस जहाज किराए पे लिया था, उसमें कुछ लोगों को बिठाया, उसको कहा कि कनाडा चलते हैं भाई सबको। कहाँ जाना है, कनाडा, सुना है आपने, पंजाब, कभी जाएंगे आप, कहाँ जाना जी, कनाडा जाना जी। कहाँ जाना जी, कनाडा। मैपल लीफ लगाना है जी टी शर्ट पे, क्या लगाना है, मैपल लीफ, वहां का क्या है, चिन्ह है ना। तो उस जमाने में भी थे भाई लोग विदेश जाने के, वो लालयित जिसे बोलते हैं। पूरा जहाज चक्कर काट के पहुंचा कनाडा, कनाडा सरकार ने वापस भेज दिया। उन्होंने कहा भैया नहीं आ सकते। कुछ समय के लिए उन्होंने खोला था, लेकिन जब तक जहाज पहुंचा वापस भेज दिया। वापस भेज के फिर दोबारा पूरा चक्कर काट के वो कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे भाई, भारत वापस पहुंचे। भारत में जैसे ही पहुंचे वहां पर क्या हुआ, क्या हुआ वहां पर, अब भाई फ्रस्ट्रेटेड लोग थे ना उसमें बैठे हुए, फ्रस्ट्रेशन आ गया था, पूरे चक्कर काट दिया। कनाडा के लिए निकले थे, पैसे भी खर्च हो गए, मिला भी कुछ नहीं, नारे लगा दिए। क्या लगा दिए, गोली चल गई। अंग्रेजों का समय था, अंग्रेजों ने गोली मार दी, कई लोग उसमें मारे गए। उसी को बोलते हैं कामागाटा मारू प्रकरण। क्या बोलते हैं, 18 यात्री मारे गए कि बजबज कलकत्ता में, बजबज बोलते थे पहले कलकत्ता को, जो उसका बंदरगाह था उसका नाम क्या था, बजबज। तो पूरा प्रकरण समझा देता हूं। कामागाटा मारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था। किसके, इस प्रकरण का विवरण
सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट और जेम्स कैम्बेल की पुस्तक भारत में राजनीतिक व्याधि से मिलता है। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि भारत में राजनीतिक व्याधि, ये पुस्तक किसने लिखी? आंसर जेम्स कैम्बेल ने लिखी। किसने लिखी? एक आपने ध्यान रखना, सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट किसमें? सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट में कामागाटा मारू प्रकरण का उल्लेख मिलता है। कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया जो सीधे भारत से नहीं आते थे, जो सीधे भारत से नहीं आते थे। कनाडा सरकार का यह कानून इसलिए भी अधिक कठोर माना गया क्योंकि उन दिनों ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे भारतीय सीधे कनाडा पहुंच सके, जिससे भारतीय सीधे कनाडा पहुंच सके। ठीक है जी। नवंबर 1913 ईस्वी में कनाडा की सर्वोच्च अदालत ने ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी जो सीधे भारत से कनाडा नहीं आए थे। 35 लोगों को कनाडा में आने की अनुमति दे दी जो सीधे भारत से नहीं आए थे। किसने? वहां की सर्वोच्च अदालत ने, कनाडा की। ठीक है। 35 भारतीयों के कनाडा में प्रवेश मिलने से उत्साहित कौन? सिंगापुर के एक भारतीय मूल के व्यापारी गुरुदत्त सिंह। अब ये क्वेश्चन पूछा उत्तराखंड पीसीएस वालों ने। क्या पूछा? गुरुदत्त सिंह का नाम पूछा कि वो कौन व्यक्ति था जिसने कामागाटा मारू नामक जहाज क्या किया? किराए पे लिया। आंसर गुरुदत्त सिंह। ठीक है। गुरुदत्त नाम सुना है आपने? नहीं सुना? नहीं सुना। प्यासा एक पिक्चर है बहुत पुरानी, कहा जाता है कि गुरुदत्त उसके क्या थे? डायरेक्टर थे। दिलीप कुमार के पास गए, दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग थे, उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं कर रहा काम। पिक्चर फ्लॉप हो गई। क्या हो गई? सुसाइड कर दिया। किसने? गुरुदत्त ने। क्या कर दिया? गीता बाली नाम सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना होगा, गीता बाली सुना है। सुसाइड कर दिया, उसके बाद वो पिक्चर सुपरहिट हो गई। क्या हो गई? भाई ये कैसा मुल्क है, ये कैसी रीत है, याद करते हैं यहाँ लोग क्यों मरने के बाद? सुना है? मरने के बाद सबने देखा उसको, और वो क्या हो गई? हिट हो गई। तो बड़ी जबरदस्त पिक्चर थी प्यासा। क्या थी? ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। उनके शब्दों पे जाना, कभी गानों पर जाना या डायलॉग डिलीवरी पर जाना, तो आपको पता चलेगा कि यार बिल्कुल सही था। उस जमाने में भी दिक्कतें थी, वो दिक्कतें दिखाना चाह रहा था कौन? गुरुदत्त। और बहुत अच्छा एक्टिंग किया उसमें। किसमें? प्यासा में। अब याद रखना कि गुरुदत्त सिंह कौन? वो वाले गुरुदत्त नहीं, प्यासा वाले। ये दूसरे गुरुदत्त सिंह जी हैं, सरदार जी हैं। गुरुदत्त सिंह जी ने कामागाटा मारू नामक एक जहाज को किराए पर लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया के करीब 376 यात्रियों की संख्या पूछी गई एक बार। कितने? यार 35 भारतीयों को कनाडा की अदालत ने प्रवेश क्या दिया कि 376 लोग भी क्या हो गए? चल पड़े वैंकूवर की तरफ। वैंकूवर कनाडा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वैंकूवर से हैलीफैक्स ट्रांस कैनेडियन रेलवे जाता है, सुना होगा आपने। वैंकूवर बिल्कुल इस तरफ है कनाडा के, हैलीफैक्स बिल्कुल उस तरफ है। एक रेलवे जाता है पूरा, कहाँ से कहाँ तक? ये भी क्वेश्चन बना, ट्रांस कैनेडियन रेलवे कहाँ से कहाँ तक? वैंकूवर से हैलीफैक्स तक। चलो 376 याद रखना है। इतने यात्रियों को बिठाकर चल पड़े। कामागाटा मारू जहाज के वैंकूवर पहुंचने से पूर्व ही कनाडा सरकार ने पुनः प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। भाई कोर्ट ने भेजा था अंदर, लेकिन सरकार ने फिर कुछ ऐसा लेके आई, उसने कहा नहीं आ सकते आप। वैंकूवर तट पर पहुंचे यात्री पुलिस की घेराबंदी के कारण जहाज से नीचे नहीं उतर सके, उतरने ही नहीं दिया जहाज से। एक ऐसा भी होता है ना कि आप मंदिर के दर्शन करने गए, 18 किलोमीटर गए, पता चला कपाट बंद हो गए। आपने कहा थोड़ा सा दिखा दो, उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो प्रथा है, कपाट बंद मतलब फिर तो पीछे देखना ही नहीं है, देवता लोग सब क्या नीचे जा चुके। आपने कहा यार मैं थोड़ा लेट हो गया था। नो अपील, नो वकील, नो दलील। बड़ा दुख होगा आपको यार, इतना ये तो जहाज की बात है, तो पूरा पृथ्वी का चक्कर काट के जा रहा था वैंकूवर बेचारा, उतरने भी नहीं दिया। चलो फिर क्या हुआ? वैंकूवर तट पर पहुंचे यात्री पुलिस की घेराबंदी के कारण जहाज से नीचे नहीं उतर सके। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कौन? भाई हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, मोहनलाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी, शोर बोलते हैं तट, शोर किसको बोलते हैं? तट, तटीय समिति का गठन हुआ, जिन्होंने चंदा एकत्र करके यात्रियों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की योजना बनाई। ये लोग वहीं पर थे कनाडा में। कौन थे? इनके नाम पूछे गए, उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों ने पूछे कि भैया जब कामागाटा मारू के वो 376 लोग वहां पहुंचे तो उनकी लड़ाई, कानूनी लड़ाई किसने लड़ी चंदा इकट्ठा करके? आंसर हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, और जो मेन है इनमें वो है मोहनलाल पाठक।
मेन नाम जो है वो क्या है? मोहनलाल पाठक, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह। और कौन सी कमेटी गठित की गई? शोर कमेटी, जिसको हम तटीय समिति भी बोल सकते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन और बोलता हूं मैं आपको। एक बार क्वेश्चन पूछा बहुत, जब हम लोग पेपर दिया करते थे, जब मंजर जमा था, तो क्वेश्चन पूछा शोर टेम्पल किसने बनाए? अच्छा, अब जब नॉलेज नहीं होता है तो हमें लगा यार ऐसा कौन सा मंदिर है जहां शोर होता है, क्योंकि हिंदी में भी शोर लिखा हुआ था उन्होंने। अब ये सी शोर है, मतलब तटीय। हाँ, तटीय मंदिर किसने बनाए? तो पल्लवों ने बनाए भाई। किसने बनाए? और पल्लव शासकों में किसने बनाए? नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनाए। किसने बनाए? तो अब शोर के दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। शोर कमेटी का गठन कहां पर किया गया? आंसर कामागाटा मारू प्रकरण में। शोर मंदिरों का निर्माण किसने किया? तटीय मंदिरों का निर्माण किसने किया? आंसर चेन्नई में एक बार सुनामी आई भयंकर, इंडोनेशिया से भूकंप की वजह से वो आई, कई लोग डूबे उसमें चेन्नई के। तो बताया जाता है कि कई मंदिर उसमें डूबे, कई नए मंदिर निकल के आएगी, क्योंकि सागर का लेवल जो कभी पीछे रहा होगा ना, तो वहां से भी मंदिर निकल के आए। पता चला कि ये भी शोर टेम्पल्स है, तो उनके बारे में पूरी डिटेल पढ़ना कभी, शोर टेम्पल्स। ठीक है, ठीक है जी। अमेरिका में रह रहे भारतीय भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रायचंद और सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन किया। सोहन सिंह भाकना नाम सुना है? कौन कौन भाई? भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रायचंद और सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कनाडा सरकार के सख्त रवैये के कारण कामागाटा मारू जहाज को वैंकूवर की जल सीमा को छोड़ना पड़ा, जिस समय युद्ध छिड़ गया। और इसी समय युद्ध छिड़ गया, वर्ल्ड वॉर भाई, अंग्रेजों ने जहाज को सीधे कलकत्ता आने का आदेश दिया। इसको बोलते हैं मर्फीज लॉ। क्या बोलते हैं? सुना है मर्फीज लॉ के बारे में? एक समस्या आती है, उसके बाद एक उससे बड़ी आती है समस्या, फिर तब तक उससे निपट ही रहे होते, तब तक उससे बड़ी तीसरी समस्या आ जाती है, फिर उससे निपट रहे होते हैं तो उससे बड़ी एक समस्या आती है, चौथी समस्या। और वो समस्याओं का सिलसिला क्या होता रहता है? मर्फीज लॉ बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? और गढ़वाल में कहावत है कि जब ज्यादा जूं पड़ जाते हैं सिर में, तब खुजली भी नहीं होती। क्या नहीं होती? मतलब ये उन बूढ़े लोगों ने वो कहावत इसलिए बनाई, औखाण बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? औखाण। ये इसलिए बनाई कि कभी आई होगी समस्याएं, कि पहले क्या हो गया, 1803 में भूकंप आ गया रेक्टर स्केल पे 9 का, 25% लोग बचे, 75% लोग मर गए। तब तक गोरखा आक्रमण हो गया। गोरखाओं ने चलो आक्रमण किया, लूट पाट के जाते नहीं, वो तो वहीं बैठ गए। उन्होंने कहा अब तो हमारी न्याय व्यवस्था चलेगी। तो एक के बाद एक आफत, एक के बाद एक आफत। तो वैसे तो मर्फीज लॉ, पर उनकी औखाण जो है वो है कि जब ज्यादा जूं पड़ जाते हैं, एक स्थिति ऐसी आती है समस्याओं के बीच में जब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जड़ भरत बन जाता था वो। क्या बन जाता है? अब जड़ भरत कौन थे उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, हाँ जी। चलो, तटीय समिति का गठन हुआ, चंदा एकत्रित हो गया भाई, आंदोलन भी चलाया, युद्ध भी छिड़ गया। कामागाटा मारू जहाज बज कलकत्ता पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हो गया। यार क्रुद्ध नहीं होंगे, एक तो कनाडा की धरती पे नहीं उतरने दिया, और जब जा रहे थे तब तक वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, सीधे बज पहुंचे। वहां पर भी हुआ होगा कुछ चेकिंग वेकिंग जिसे बोलते हैं, क्रुद्ध हो गए, नारे लगा दिए उन्होंने, संघर्ष हो गया। 18 यात्री मारे गए इसमें। क्या मारे गए? 18 यात्री मारे गए, 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। कितना बुरा हुआ देखो। नहीं, 2014 ईस्वी में भारत सरकार ने इसी घटना की याद में 100 रुपए का सिक्का जारी किया था, कामागाटा मारू के। 100 साल बाद, कई बार बहुत समय बाद याद किया जाता है इस चीज को। ठीक है, एक है तोशा मारू प्रकरण, 1914 का है ये भी। क्या है? तोशा मारू प्रकरण। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में क्रांति का बिगुल बजाने के उद्देश्य से गदर पार्टी के कुछ सदस्य तोशा मारू जहाज से भारत वापसी कर रहे थे। गदर आंदोलन कहां शुरू हुआ? 1913, सैन फ्रांसिस्को, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिलिकॉन सिटी ऑफ द वर्ल्ड। कहां से? सैन फ्रांसिस्को से। ठीक है, गदर नामक एक पत्र भी निकाला था उन्होंने, कई भाषाओं में छपा। उसका एक अंक जो है पश्तो भाषा में भी छपा, पहला अंक जो था उर्दू भाषा में छपा, गुरमुखी में भी छपा, है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा यूपीएससी वालों ने कि कितनी भाषाओं में छपता था क्या गदर, है ना।
और साथ ऐसे नहीं पूछा उन्होंने कहा किन किन भाषा में छपता था, गुरुमुखी, उर्दू, पश्तो, ऐसे करके ऑप्शन दिए। तब ढूंढने थे उसमें से 1 2 3 1 2 3 4, एक जमाना था, ठीक है। और एक बार ये भी पूछा हेडिंग क्या होती थी, तो अंग्रेजी सरकार का काला चिट्ठा। क्या होता था? अंग्रेजी सरकार का काला चिट्ठा, ठीक है। तो भाई गदर के लोग आ रहे थे, क्रांति का बिगुल फूकना था भारत में। किस जहाज से आ रहे थे? तोशा मारू नामक जहाज से भारत वापसी कर रहे थे। यह जहाज सिंगापुर में रुका था। कहां पर? यहीं पर गदर पार्टी के क्रांतिकारी सदस्य भाई परमानंद को देश प्रेमी ओजपूर्ण भाषण के कारण क्रांति की भावना जागी और सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवान डुंडे खां और जमादार चिश्ती खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, जिसे सिंगापुर क्रांति के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर इस विद्रोह को अंग्रेज सैनिकों ने दबा दिया। अंग्रेज सैनिकों ने दबा दिया। समझ में आ गया? अब सिंगापुर देखो ना, कभी कुछ नहीं था सिंगापुर, लेकिन क्या है कि एक स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ, जब साउथ ईस्ट के साथ व्यापार हुआ ना, तो सारे जहाजों ने क्या किया, वो स्टेट ऑफ मलक्का से होकर जाते थे। कहां से? स्टेट ऑफ मलक्का से। अब भाई रुके कहां पर? ब्रेक भी तो मारने पड़ते हैं, है ना। भाई ऊपर पहाड़ पे जा रहे तो खाना भी तो खाना है 3 धारे में, तो वैसे समझ लो कि कहाँ रुकते थे? सिंगापुर में। अब सिंगापुर में अलग अलग करेंसी आती रही। क्या आती रही? अलग अलग देशों की करेंसी। तो अलग अलग देशों की मुद्रा का प्रचलन बढ़ता है, सर्कुलेशन होता है, तो वो जगह क्या होती है? समृद्ध होती है। आज 100% नगरीकृत देश है, छोटा सा देश है सिंगापुर। क्या है? बड़े बड़े, मतलब क्या बोलूं, स्काई स्क्रैपर्स और क्या नहीं है वहां पर। बड़े बड़े जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, सब है। सिर्फ किस कारण? अपने भूगोल के कारण। क्या हो गया? क्या हो गया? संपन्न हो गया। उत्तराखंड का भी भूगोल क्या है? बस हाथ में ध्यान रखना पर्यावरण का। किसका? पर्यावरण। उसके लिए जो आपकी तीर्थ यात्रा, तीर्थाटन था ना, वो सर्वोत्तम चीज थी। क्या थी? तो कहा जाता है कि तीर्थाटन की एक संतान हुई जिसको पर्यटन बोला गया। क्या बोला गया? वो बड़ी बिगड़ी हुई है। तीर्थाटन जब तक हुआ इस राज्य में, तब तक सब कुछ ठीक था। समृद्धि नहीं थी, लेकिन इकोलॉजिकल बैलेंस ठीक था। पर्यटन जब से आया, मैं विरोधी नहीं हूं पर्यटन का, लेकिन अच्छा पर्यटन होना चाहिए, यानी इकोसिस्टम का भी क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। उस तरह का अगर पर्यटन हो जाए तो बढ़िया है। चलो जी, सिंगापुर में रुका, यहीं पर ये बता दिया मैंने आपको। अब लखनऊ पैक्ट के बारे में बता रहा हूँ। 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अंबिकाचरण मजूमदार क्या थे? अध्यक्ष थे। अंबिका ये महिला नहीं है, पुरुष है। अंबिकाचरण मजूमदार। महिलाएं 3 ही हुई भाई, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नेलीसेन गुप्ता। नेलीसेन गुप्ता या नीलम सेन, नेलीसेन गुप्ता, ये 3 महिलाएं हुई खाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आजादी से पहले, ठीक है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। भूल भुलैया, इमामबाड़ा गए हो? नहीं गए? गाइड कराना पड़ता है, वरना भूल जाओगे। वहां इतने दरवाजे हैं। गए हो? ठीक है। भूल भुलैया आम लोग बोलते हैं, वैसे उसका नाम है इमामबाड़ा। क्या है? इमामबाड़ा। इमामबाड़े का निर्माण लखनऊ में किसने करवाया था? ढूंढो। तो 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की, 2 घटनाओं की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था। दोनों घटनाएं याद करनी है आपने। लखनऊ अधिवेशन 1916 की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं। उग्रवादियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था, एक बार फिर कांग्रेस में प्रवेश कर गए। क्या हो गए? नरमपंथी और गरमपंथी दोनों क्या हो गए? एक हो गए। नंबर 2, मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हो गया। क्या हो गया? लखनऊ पैक्ट हो गया। ठीक है जी। जो मुस्लिम लीग कांग्रेस की विरोधी थी, उन दोनों के बीच में पैक्ट। इतिहास में बड़ी इंपॉर्टेंट जगह रखता है कौन? लखनऊ पैक्ट। ठीक है। अच्छा, एक लखनऊ पैक्ट है, एक पूना पैक्ट है। अब मैंने बोल दिया लखनऊ पैक्ट में 2 चीजें होगी, गरमपंथी नरमपंथी एक हो गए, और साथ में मुस्लिम लीग कांग्रेस एक हो गई। अब पूना पैक्ट में क्या हुआ? पूना पैक्ट 1932 में हुआ। गांधी जी और अंबेडकर, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ। 4th वर्ण, चतुर्थ वर्ण को भी अंग्रेज अलग करना चाह रहे थे भारतीयों से। भाई जो हिंदू धर्म है उसमें 4 वर्ण की बात की गई थी, 4th वर्ण को भी क्या कर रहे थे?
पहले मुस्लिमों को किया, फिर फोर्थ वर्ण, फिर धीरे धीरे हो सकता थर्ड वर्ण। कोशिश थी उनकी ऐसी। उनकी जो आर्मी का पैटर्न है ना वो भी ऐसे ही है, राजपूताना रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, जातियों पर क्या विभाजित करके एक दूसरे के क्या। तो तब क्या हुआ कि क्योंकि अंबेडकर चाह रहे थे कि भाई क्या हो, रिजर्वेशन होना चाहिए, तो गांधी जी के पैक्ट होने के बाद ठीक ठाक रिजर्वेशन मतलब सीटें रिजर्व की गई। उसके बाद दोनों के बीच में क्या हो गया, समझौता हो गया। पर प्रश्न यहाँ से नहीं बनाया यूपीएससी ने, बनाया होगा किसी जमाने में। प्रश्न ये बनाया कि जब यार पूना पैक्ट हो गया उसके बाद गांधी जी ने अनशन क्यों किया थी, नहीं आया समझ में। गांधी जी अनशन पे थे, ऐसा लगा गांधी जी जाने वाले हैं, तो नरमपंथियों के सहयोग से और फिर अंबेडकर को भी समझाया गया कि भाई कर लो, पूना पैक्ट कर लो, गांधी नहीं रहे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अंबेडकर भी मान गए, गांधी और उनके बीच में पैक्ट हो गया। जितना अंबेडकर चाहते थे उससे ज्यादा ही मिला, मतलब क्या, पूना पैक्ट में। अब यार बंद करो ना फिर अनशन। उसके बाद फिर आप 21 दिन का उपवास रख रहे हो। यूपीएससी ने पूछा 21 दिन का उपवास क्यों रखा। अब इसका आंसर बताना है आपने, वो आगे बताऊंगा मैं, फिलहाल आपने ढूंढ के रखना है, ठीक है। तो लखनऊ अधिवेशन बता दिया मैंने, 9 वर्षों से कांग्रेस से निष्कासित। फिर दोबारा 1913 में मुस्लिम लीग ने लखनऊ अधिवेशन में पहली बार जिन्ना ने हिस्सा लिया, 1913 में। कब? मोहम्मद अली जिन्ना का नाम तो सुने होंगे, अखबार का नाम था उनका क्या, डॉन, हमदर्द, कॉमरेड, डॉन भी था, चेक करो। खाली डॉन अमिताभ बच्चन थोड़े थे, अखबार भी था एक डॉन। लीग के लखनऊ अधिवेशन 1913 में पहली बार लीग के नेताओं में स्वशासन को राष्ट्र लक्ष्य स्वीकार किया गया और कांग्रेस के साथ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया। अच्छा पहले बता दूं, 1913 में जिन्ना ने पहली बार हिस्सा लिया लखनऊ अधिवेशन में। कब? 1913 में। तथा उसी वर्ष कांग्रेस का कराची अधिवेशन में भी जिन्ना उपस्थित हुए। क्या हुए? जिन्ना कांग्रेस में भी उपस्थित हुए, जिन्ना मुस्लिम लीग में भी उपस्थित हुए। लीग के लखनऊ अधिवेशन 1913 में पहली बार लीग के नेताओं ने स्वशासन को, किसको? स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार किया और कांग्रेस के साथ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। ये क्वेश्चन बना हुआ यूपी में, कहां पर, कि स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार किया मुस्लिम लीग ने पहली बार, कहां पर? आंसर 1913 के लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। 1914 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में भी स्वशासन की मांग पर जोर दिया गया। इसी तरह प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ही कांग्रेस और लीग दोनों ने ही अपना समान लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन निर्धारित किया था। इसका मतलब लीग और कांग्रेस दोनों के दिमाग में यह नहीं था कि हम कभी आजाद होंगे, अभी तक नहीं था। दोनों ही क्या बोल रहे हैं? ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन। स्वशासन का मतलब समझते हो कि भाई अपना शासन ना हम अपने आप ही चलाएंगे, जो भी इलेक्शन होंगे हम खड़े होंगे, हम नेता बनेंगे, ठीक है। वाइसरॉय रहेगा, साथ में क्वीन भी रहेगी या क्राउन भी रहेगा, हम लोग अपना स्वशासन खुद चलाएंगे, हम बोलेंगे, फिर वाइसरॉय वहाँ भेजेगा, फिर वहाँ से साइन होके आएगा, फिर तब जाके क्या, पर रहेंगे हम ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। किसके? क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य से छूटने का अभी तक कोई भी दिमाग में कंसेप्ट था नहीं किसी के, ठीक है। 1929 से पहले, जब तक कि पूर्ण स्वराज का नारा नहीं दे दिया गया। 1915 में जिन्ना के व्यक्तिगत प्रयासों से बंबई में कांग्रेस और लीग के अधिवेशन साथ साथ हुए। याद करो भाई, बॉम्बे में कांग्रेस और लीग के अधिवेशन साथ साथ हुए। कब? 1915 में। दोनों संगठन आपसी सहयोग के द्वारा देश में संवैधानिक सुधारों की योजना बनाने और उसे लागू करवाने हेतु सरकार पर दबाव डालने के लिए सहमत हो गए। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और लीग के अधिवेशन एक साथ हुए, फिर दोबारा एक साथ हुए। 1915 में भी हुए, पर कहां पर हुए? बॉम्बे में। 1916 में लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ, कहां पर हुआ? लखनऊ में, गोमती नदी के किनारे। अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस की, अंबिका चरण मुजुमदार ने की। और मुस्लिम लीग की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने की। किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना। लीग और कांग्रेस के द्वारा नियुक्त समितियों ने मिलकर एक संयुक्त योजना बनाई जो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उत्साह के साथ स्वीकारी गई। यही योजना कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो पूछने वाले ने क्या पूछा, अरे सुन लो भाई, लखनऊ पैक्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
क्या नाम पूछा? आंसर कांग्रेस लीग योजना। और एक बार पूछा कांग्रेस लीग योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर लखनऊ पैक्ट 1916। ठीक है। लखनऊ समझौता के द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली, जो कालांतर में एक बड़ी भूल सिद्ध हुई। 1909 में जाना पड़ेगा आपको, मिंटो मार्ले सुधार, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल, लेकिन कांग्रेस ने उसको स्वीकार नहीं किया था। यहां पर गड़बड़ कर दी इन्होंने 1916 में, अति उत्साह में कि हाँ बस अब तो क्या दोनों भाई भाई अब क्या करेंगे साथ। दो राजनीतिक पार्टियां बहुत लंबे समय तक भाई भाई नहीं रह सकती। क्या? दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां लंबे समय तक भाई भाई नहीं रह सकती। ठीक है। कहीं भी देख लो, साउथ में देख लो, यूपी में देख लो, है ना, बुआ बबुआ का गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, उसमें कहीं ना कहीं क्या महत्वाकांक्षाएं जब ऊपर आती हैं क्या मुखिया बनने की, तो वहां पर क्या होता है, संगठन टूट जाता है। ठीक है। चलो जी, लखनऊ समझौते के अंतर्गत तैयार 19 सूत्री ज्ञापन पत्र में ब्रिटिश सरकार से भारत को अविलंब स्वशासन प्रदान करने, प्रांतीय विधान परिषदों और गवर्नर जनरल की विधान परिषद का विस्तार करने तथा इनमें अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या से अधिक निर्वाचित सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई। अब देखो भाई, ये क्या होता कि एकदम से समझ में नहीं आता, तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ता। क्या मांगा इन्होंने? भाई ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए, मांगा क्या? क्या मांगा? एक अविलंब स्वशासन प्रदान किया जाए, यानी हमारा शासन हम ही लोग चलाएंगे, आपके अंडर में रहेंगे, लेकिन क्या करेंगे? स्वशासन दिया जाए। प्रांतीय विधान परिषदों और गवर्नर जनरल की विधान परिषद का विस्तार किया जाए, यानी सीटें बढ़ाई जाए। क्या की जाए? प्रांतीय विधान परिषदें और गवर्नर जनरल की परिषद, विधान परिषद नहीं बोलेंगे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल का विस्तार करने, इनमें अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या से अधिक निर्वाचित सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई। लखनऊ समझौते के अंतर्गत भारत के लिए स्वशासित डोमिनियन की तरह की जिस स्थिति की मांग की गई थी, उसकी ओर तो सरकार ने कुछ ध्यान नहीं दिया, किंतु कांग्रेस ने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में जो रियायतें दी थी, उन्हें 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का आधार माना। अंग्रेजों को क्या चाहिए था? डिवाइड एंड रूल तो कर ही रहे थे वो। 1909 में उन्होंने हल्का सा एक क्या किया था, हल्का सा एक दिया था ना, एक अधिकार दिया था। अब तो कांग्रेस भी मान गई, तो 1919 में क्या कर दिया, और बढ़ाकर क्या कर दिया उन्होंने। कांग्रेस और लीग की यह निकटता असहयोग आंदोलन के स्थगित होने तक बनी रही। कहां तक बनी रही? असहयोग आंदोलन के स्थगित होने तक बनी रही। आपको पता ही है असहयोग आंदोलन कब स्थगित हुआ? चोरा चोरी कांड हो गया था, कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। गांधी ने कहा देश अभी तैयार नहीं है भाई, वापस। क्या? सारा देश स्तब्ध रह गया। आजाद होने वाले थे हम लोग, क्या होने वाले थे? हो सकता था कि 1922 में ही हम क्या हो जाते, आजाद हो जाते। गांधी जी ने तुरंत हाथ खींच लिए। सारे लोग नाराज हो गए गांधी जी से। गांधी जी को कैद किया गया, फिर क्या किया गया? जेल हुई उन्हें, फिर वहां सुरक्षित रहे हो। कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में उग्रवादी और उदारवादियों को पुनः एक करने में तिलक और एनी बेसेंट की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यद्यपि मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौते का विरोध किया था। क्वेश्चन कहां से बनेगा? मैं कहां से बनाऊंगा, समझ सकते हो? मैं पूछूंगा विरोध किसने किया? आंसर महामना मदन मोहन मालवीय, हिंदू महासभा। कौन सी महासभा? हिंदू महासभा। इन्होंने विरोध किया। ठीक है भाई, लखनऊ समझौते का। उसके बाद है होम रूल लीग आंदोलन। क्या है? होम रूल बोलते हैं स्वशासन का आंदोलन। तो यहां से तो बड़े विचित्र से भी प्रश्न पूछे गए हैं भाई। 16 जून 1914 को तिलक 8 वर्ष के कारावास के बाद जेल से रिहा हुए। तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन शुरू करने की दिशा में प्रसार शुरू किया। आपको पता ही है, भारतीय शांति का जनक कहा था कभी वैलेंटाइन चिरोल ने। कहा था किसको? तिलक को। इंडियन अनरेस्ट एक किताब है, उसमें किसने लिखी है? वैलेंटाइन चिरोल ने लिखी है। तो तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा गया है। 8 साल तक जेल में रहे वो, मांडले जेल में रहे मेरे ख्याल से। मांडले कहाँ पड़ता है? म्यांमार में, बर्मा। कहाँ पड़ता है?
होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई थी। तिलक और एनी बेसेंट ने स्वराज की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने के उद्देश्य से एक संगठन की आवश्यकता महसूस की, जिसके लिए आयरलैंड का उदाहरण सामने आया। अगर आपसे पूछेगा कि होम रूल आंदोलन किस देश से प्रेरित था, आंसर आयरलैंड के आंदोलन से। किससे प्रेरित था? आयरलैंड के आंदोलन से प्रेरित था। स्वशासन आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की। आपने पत्र भी याद रखने हैं कि जो होम रूल आंदोलन है उसका जो प्रचार प्रसार किया एनी बेसेंट ने किस अखबार से किया? कॉमनवेल्थ से। तिलक ने किससे किया? आंसर मराठा और केसरी से। किससे? एनी बेसेंट के 2 समाचार पत्र चल रहे थे, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, और तिलक के चल रहे थे कौन कौन से? मराठा और केसरी। मराठा इंग्लिश में था, केसरी मराठी भाषा में था। ठीक है, ठीक है जी। तो स्वशासन आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने किया, जिसमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, सुन लो भाई, धार्मिक स्वतंत्रता, इस पर ध्यान देना, राष्ट्रीय शिक्षा, किस पर? सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। बाल गंगाधर तिलक, भाई योजना वैसे बेसेंट की थी पर तिलक ने पहले ही शुरू कर दिया। कब? डेट पूछी उन्होंने, 28 अप्रैल 1916, 28 अप्रैल, और एनी बेसेंट ने सितंबर में। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 4-5 महीने बाद। समझ में आया? 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने बेलगांव, अब तो कर्नाटक में पड़ता है, कहाँ पड़ता है बेलगांव? बेलगांव, लेकिन ये बेलगांव पूना वाला बोल रहे हैं। पूना वाले बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। पूना महाराष्ट्र में पड़ता है, पूना महाराष्ट्र में पड़ता है। भाई 1924 में एक बेलगाम अधिवेशन हुआ था ना, वो कर्नाटक वाला बेलगाम है। चेक करो जरा। महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे एक बार बने खाली कांग्रेस के अध्यक्ष, कर्नाटक वाले में अध्यक्ष बने थे। लेकिन ये बेलगांव जो है ये बेलगाम नहीं है, बेलगांव है, पूना वाला। वो बेलगाम है, ये बेलगांव है, पूना वाला में होम रूल लीग की स्थापना की तिलक ने। 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अपनी लीग की स्थापना की। तिलक की होम रूल लीग के कार्य क्षेत्र कहाँ थे भाई? कर्नाटक, महाराष्ट्र, पहले तो महाराष्ट्र ही बोलना है आपने, फिर बोलना कर्नाटक, फिर बोलना है आपने, अच्छा महाराष्ट्र में आपने बोलना बंबई को छोड़कर, बंबई नहीं था इसमें। अगला मध्य प्रांत, जिसको आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हो आज, और बरार। बाकी शेष भारत किसका था? एनी बेसेंट का। तो आपको तिलक का याद करना पड़ेगा। बंबई को छोड़कर महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रांत, चौथा बरार। बाकी पूरा भारत किसका? एनी बेसेंट का। तिलक की होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन रहा है। तिलक की होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी, लेकिन लीग की सक्रियता सर्वाधिक बंबई, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तथा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में थी। एनी बेसेंट के अखबार कौन कौन से थे? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। जबकि तिलक के कौन थे? मराठा और केसरी। इनसे इन्होंने प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल को होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया। और अडियार, कहां पड़ता भाई अडियार? मद्रास में। अडियार में मुस्लिम लीग नहीं, अडियार में होम रूल लीग का मुख्यालय स्थापित किया। किसका? अडियार दरअसल आपको पता है कर्नल ऑलकॉट, मैडम ब्लावत्स्की, क्या ब्रह्म विद्या समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, याद आया? थियोसोफिकल सोसाइटी कहाँ पर? न्यूयॉर्क में हुआ था। बाद में उसका मुख्यालय कहाँ? अडियार। एनी बेसेंट बाद में होम इससे जुड़ गई थी, किससे? थियोसोफिकल सोसाइटी, ब्रह्म विद्या समाज से। तो क्योंकि उसका हेडक्वार्टर अडियार था, इसलिए इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ रखा? अडियार में ही रखा। कहाँ रखा? एनी बेसेंट के सहयोगियों में कौन थे भाई? वीपी वाडिया, मजदूर नेता थे बहुत बड़े। कौन? वीपी वाडिया। दूसरे कौन थे? सीपी रामास्वामी अय्यर, सीपी रामास्वामी अय्यर। लीग को अखिल भारतीय स्वरूप एनी बेसेंट ने प्रदान किया। अखिल भारतीय स्वरूप किसने प्रदान किया? आंसर एनी बेसेंट ने प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू, अच्छा लीग को 1917 में एनी बेसेंट की लीग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 27,000 थी। कितनी थी? अगर उस समय मोबाइल होता ना तो ये मिलियन में होती। किसमें?
लेकिन उस समय तो क्या, बट रेलों से जाना था, है ना, कागजी काम होते थे। जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी, मोहम्मद जिन्ना जैसे नेताओं ने भी बेसेंट की लीग की सदस्यता ग्रहण की। लीग की गतिविधियों का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से सुशासन को प्राप्त करना। यह क्वेश्चन बन सकता है कि लीग की गतिविधियों का उद्देश्य क्या था। आंसर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन। इसको जरूर याद करना है आपने। किसके अधीन? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से, किससे? स्वशासन को प्राप्त करना। यही वह आंदोलन है जब तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, कौन? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसको लेकर रहेंगे। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित संस्था 1905 सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, परंतु वे जनता के बीच भाषण देकर पर्चा बांटकर लीग का समर्थन कर सकते थे। ये पता नहीं क्या समस्या थी इनसे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर। होम रूल लीग आंदोलन के बढ़ रहे प्रभाव से चिंतित सरकार ने जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज रुंडेल, वीपी वाडिया को गिरफ्तार कर दिया। इस गिरफ्तारी के बाद सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी। यहां से क्वेश्चन पूछूंगा मैं कि सर सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइट की उपाधि, सर की उपाधि क्यों वापस कर दी? आंसर एनी बेसेंट, जॉर्ज रुंडेल और वीपी वाडिया की गिरफ्तारी के विरोध में। जब जब कोई अपनी नाइट की उपाधि वापस करेगा तब तब वहां पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। सर एस सुब्रमण्यम अय्यर। होम रूल लीग आंदोलन की उपलब्धि दूरगामी प्रभाव वाली थी। कांग्रेस में लीग की एक नई स्फूर्ति का संचार कर दिया और ब्रिटिश सरकार को एक नवीन नीति के निर्धारण के लिए विवश किया, जो कालांतर में मॉन्टेग्यू घोषणा के रूप में दिखाई दी हमको। मॉन्टेग्यू घोषणा। लीग के प्रभाव से कांग्रेस में एक बार फिर उग्रवादियों का वर्चस्व हो गया। 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है। अध्यक्षा के रूप में उन्होंने कहा, भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। यह कथन किसका? आंसर एनी बेसेंट का है। किसका है? 1918 में मॉन्टेग्यू चैम्प्स सुधारों की घोषणा के बाद एनी बेसेंट इसकी समर्थक बन गई। यह अजीब सी बात है। क्या? एनी बेसेंट जैसे ही मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार आए वैसे ही चैम्सफोर्ड सुधारों की क्या बन गई? समर्थक बन गई। दूसरी ओर तिलक को इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल पर मानहानि का मुकदमा लड़ने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ा। बड़े बड़े नेता, एक नेता तो अंग्रेजों से मिल गई और दूसरे नेता कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। फलस्वरूप होम रूल लीग आंदोलन नेतृत्व विहीन होकर समाप्त हो गया। क्या हो गया? ठीक है। अगले लेक्चर में बताऊंगा मॉन्टेग्यू घोषणा 1917।